वेलकम ऑल माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सो इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस पे अपना लेक्चर एंड अप करा था। अब हमें क्वांटिटीज को समझना है और देन वी विल अप्लाई कि इन क्वांटिटीज को हम लोग अलग अलग प्रोसेसेस पे कैसे अप्लाई करेंगे। सो इन टुडेज क्लास फर्स्ट हम लोग समझेंगे थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, चारों थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज जो प्लॉट के लिए रिक्वायरमेंट है, एंथैल्पी, वर्क, इंटरनल एनर्जी और हीट। ठीक, पहले हम लोग बात करते हैं मान लो वर्क की। व्हाट इज वर्क? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वर्क का होगा W से। ठीक है, ये एक पाथ फंक्शन है आपका, ये हमने बात कर ली थी। और क्या बात करी थी कि ऐसा कोई भी एनर्जी ट्रांसफर विच इज नॉट टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, उसको हम लोग वर्क बोलते हैं। अब वर्क भी बेसिकली जो है ना, सबसे पहले हम लोग चलो वर्क की बात करें तो वर्क आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, और दूसरा होता है आपका नॉन पीवी वर्क। इफ यू रिमेंबर, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करी थी, NFE। तो आपके लिए नॉन पीवी वर्क से मीनिंग है इट मे बी इलेक्ट्रिकल वर्क, W इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल वर्क होता है आपका चार्ज इनटू पोटेंशियल, Q इनटू V। आप इसी को चाहो तो IT इंटू V भी लिख सकते हो। V को अगर आपने I और R लिखा ओम्स लॉ से, V इक्वल्स टू IR होता है, तो आप इसी को I स्क्वायर RT भी लिख सकते हो। और अगर आपको याद हो तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसी को NFE लिखा था ना, क्योंकि हमारे सेल में N फैराडे ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा था, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा था E। तो ऐसा है ना, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे तब हम लोग वहाँ पर चार्ज इंटू पोटेंशियल वाला वर्क यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। अगर वो आपसे ग्रेविटेशनल वर्क की बात कर रहा है तो ग्रेविटेशनल वर्क का मतलब क्या? एक ऑब्जेक्ट को जब भी आप ऊपर या नीचे करोगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू mgh। तो इनकी भी छोटी मोटी जरूरत हमें पड़ सकती है। और पीवी वर्क जो होता है बेसिकली इट इज योर मैकेनिकल वर्क। ये मैकेनिकल वर्क है, और एक्चुअल फॉर्मूला मैकेनिकल वर्क का क्या होता है? इट विल बी फोर्स इंटू डिस्टेंस, F इंटू एक्स। अभी मैं ज़्यादा फिजिक्स में नहीं जा रहा हूँ, उस F इंटू एक्स को ही हम लोग कन्वर्ट करेंगे पीवी वर्क में। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है जो हमारे चैप्टर में बार बार यूज होती है, पीवी वर्क, नॉन पीवी वर्क। और जब हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आएंगे तब हमें नॉन पीवी वर्क की बात करनी, बट इस टॉपिक में अभी हमें पीवी वर्क की बात करनी है। तो हमें पीवी वर्क कब मिलेगा? इस चैप्टर के लिए हम लोग बोलेंगे पीवी वर्क is obtained when PV work is obtained when a system, मान लो हम लोग अभी सिस्टम आइडियल गैस ले लेते हैं, is taken in a cylinder fitted with movable piston। ठीक है, तो ये अलग से याद रखना। नॉन पीवी वर्क क्या होते हैं, पीवी वर्क क्या होते हैं। और अब हम लोग इस चैप्टर में फिर पीवी वर्क की बात करेंगे। अब वो कैसे मिलेगा आपको? देखिए, हमने कोई सिलेंडर लिया है fitted with movable piston। ठीक है, और इसके ऊपर बाहर से लग रहा है कौन सा प्रेशर? आपका एक्सटर्नल प्रेशर। अंदर मान लीजिए सिस्टम मैंने अपना लिया है क्या? आइडियल गैस। ओके, तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हर तरफ से भरे हैं इस तरीके से। ठीक है, अभी मान लीजिए इसका इनिशियल वॉल्यूम जो है
वो V1 है और हम इसका फाइनल वॉल्यूम करना चाहते हैं V2 और V2 जो है हमें बोला गया V1 से बड़ा है। तो अब ये फाइनल वॉल्यूम V2 अगर V1 से बड़ा है मतलब आपको गैस को एक्सपांड कराना है। गैस एक्सपांड होने का मतलब पिस्टन क्या होगा, आपका ऊपर उठेगा। मान लीजिए हमारा पिस्टन, ठीक है, हमने थोड़ा सा पिस्टन को ऊपर उठा दिया, ये तो हल्का सा हमने एक्सटर्नल प्रेशर को कम करा है, जिसकी वजह से आपका पिस्टन सपोज करो dx डिस्टेंस ऊपर उठ चुका है। अब अगर हम लोग वर्क की बात करें, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट की वजह से जो हमें डिफरेंशियल वर्क मिला होगा dw, वो कितना होगा, इट विल बी f इंटू dx। ठीक है, एक्सपांशन हो रहा है, मैं अभी साइन कन्वेंशन आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। केमिस्ट्री का यूपीएससी साइन कन्वेंशन है वर्क का कि एक्सपांशन वाले वर्क को आपको हमेशा माइनस साइन देना है, इसलिए मैंने माइनस साइन अभी डाल दिया है पहले से और इसको मैं अभी लिखा भी रहा हूँ। तो बी केयरफुल, एक्सपांशन वर्क इज ऑलवेज विथ नेगेटिव साइन। इस एक्सपांशन वर्क को ही वर्क डन बाय द सिस्टम भी बोला जाता है। सब चीज़ें अभी लिख रहे हैं हम लोग। अब हमें फोर्स तो दिख नहीं रहा सर, अब कैसे करें, कोई टेंशन मत लीजिए बेटा। व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक, तो अगर मैं पी एक्सटर्नल को चाहूँ तो एफ इंटू ए लिख सकता हूँ। तो इस वजह से जो मैं एफ को लिखूंगा यहाँ से, इट विल बी पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू डी एक्स। और अगली स्टेप में हम लोग डी डब्ल्यू को लिखेंगे, इट विल बी माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, क्योंकि डी वी क्या है, इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया, वेयर ए इज व्हाट, ए जो है वो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन, ठीक, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा और जरूरत भी नहीं है, ये तो मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है, जस्ट समझने के लिए हमने लिखा है। तो एरिया ये बेटा, और पिस्टन आपका dx डिस्टेंस ऊपर चला है, तो आपको एरिया पता है और ये एरिया मान लो पिस्टन का, उसकी वजह से पिस्टन इतनी सी हाइट ऊपर चले गया। तो टोटल उसमें कितना वॉल्यूम एनक्लोज का, वॉल्यूम क्या होता है, आई कैन ऑल्सो राइट वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ। तो हमने ए इंटू डी एक्स को डी वी लिखा है। ये डेरिवेशन हमारे लिए जरूरी नहीं, आई कैन ऑल्सो राइट द डायरेक्ट फॉर्मूला, बट मैं वो नहीं करूँगा। भले हम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हैं और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स को अच्छे लेवल पर भी ले जाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला है आपका डी डब्ल्यू का, जो क्या माइनस एफ पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, मतलब हमें जो वर्क देखना है वो हमेशा अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर देखना है कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना है। और अगर आप टोटल वर्क चाहते हो तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, और वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे V1 से V2 ले जाएंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू में आप W1 W2 लिखने की गड़बड़ी मत करिएगा, याद करिए। इसलिए मैंने एक एक चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। क्या याद करने को बोल रहा हूँ, वर्क मैंने लिखा दिया था, वर्क एक पाथ फंक्शन है, जबकि वॉल्यूम एक कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। तो अगर वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है तो आप उसके लिए तो V1 V2 लिख सकते हो, इसकी इनिशियल स्टेट पे भी कोई वैल्यू होगी, फाइनल स्टेट पे भी कोई वैल्यू होगी। बट वर्क और हीट दोनों पाथ फंक्शन है, दे हैव मीनिंग ओनली व्हेन सिस्टम फॉलोस ए पाथ। जब सिस्टम किसी पाथ को फॉलो करेगा तो यहाँ पे W1 W2 नहीं लिखना है, केवल इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू, हम लोग केवल W लिखेंगे, तो W विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू को मैंने W लिख दिया, माइनस भी बाहर ले लिया, इट इज पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। अब ये जो फॉर्मूला बना है बेटा, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, दिस इज यूनिवर्सल फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस पूरे चैप्टर में दुनिया की कोई भी प्रोसेस हो उसका वर्क डन आपको इसी फॉर्मूले से निकालना है, ठीक। हाँ, ये अलग बात है कि जैसी प्रोसेस होगी उसके अकॉर्डिंग आपको इसे इंटीग्रेट जरूर करना पड़ेगा, बट निकालना इसी फॉर्मूले से। तो ये कंडीशन ध्यान रखना कि अबव फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर
ऑल प्रोसेसेस ऑब्लिक चेंजेस। मैंने लास्ट क्लास में आपको आइडिया दे दिया था कि हमारे पास जो चेंजेस हैं वो फिजिकल चेंज भी हो सकता है, केमिकल चेंज भी हो सकता है, चेंज ऑफ स्टेट भी हो सकता है। तो अबव फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रोसेसेस, दैट इज चेंजेस कोई भी हो रहा हो, एंड फॉर ऑल सब्सटेंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल सब्सटेंसेस? चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, है ना, आइडियल गैस हो, रियल गैस हो, ठीक है, ठीक, ये मीनिंग है। प्रोसेसेस या चेंजेस का मतलब हर तरह का चेंज आ गया। मतलब इनडायरेक्टली आई कैन से कि ये एक जनरल फॉर्मूला है बेटा। हाँ, वर्क एक पाथ फंक्शन है, इट इज अ जनरल फॉर्मूला। तो वर्क एक पाथ फंक्शन है। अगर आपको जिस प्रोसेस के लिए वर्क पूछा जाएगा तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस का वर्क निकालने के लिए पहले उस प्रोसेस की कंडीशन को इंटीग्रेट करते वक्त लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने आपसे बोल दिया कि कांस्टेंट प्रेशर वाला वर्क बताओ, तो आप बोलोगे कि पी एक्सटर्नल को बाहर ले लो क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क बताओ, तो आप बोल दोगे कि आइसोकोरिक प्रोसेस से डीवी कितना होगा, 0, वर्क डन भी 0, इस तरह से। तो जैसी प्रोसेस होगी, बस मैं पहले ये बता रहा हूँ कि इस पूरे चैप्टर में आपको 6 पैरामीटर निकालना सिखाना है मुझे, Q, W, डेल्टा U, डेल्टा H, डेल्टा G और डेल्टा S, ठीक है। और हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर रिलेटिवली उतने टफ क्वेश्चन आते ही नहीं है, ठीक है। बट मैं थोड़ा बहुत आपको लेवल जरूर करवाऊंगा क्योंकि ये आपका फिजिक्स का भी पार्ट है, ठीक है, ताकि आपका दोनों तरफ से कवर हो और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो वर्क पहला पैरामीटर आज की क्लास में हमारा हो गया। अब दुनिया के किसी भी प्रोसेस के लिए अगर आपसे वर्क पूछे, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं। हाँ, कंडीशन जरूर डालनी पड़ेगी बेटा उस प्रोसेस की, वो भी मैं अभी आगे चलते हुए समझाऊंगा। तो ये एक पहला फॉर्मूला हमारा वर्क का डिराइव हो गया है। अब अगर हम लोग बात करें IUPAC साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क की, ठीक है। अगर मैं IUPAC साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क की बात करता हूँ, केमिस्ट्री का जो IUPAC साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क है वो है वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। अगर सिस्टम काम कर रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम को आप नेगेटिव लोगे। सिस्टम है ना, हम लोग एनर्जी कंटेंट से सोचते हैं बेटा। अगर सिस्टम काम कर रहा है तो डेफिनेटली जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ तो मेरा एनर्जी कंटेंट क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो हम लोग एनर्जी कंटेंट से सोचते हैं। फिजिक्स में ये साइन पॉजिटिव होता है, उनका मुझे नहीं पता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री की, आई एम टीचिंग यू केमिस्ट्री। तो हम लोग IUPAC हमारी केमिस्ट्री में बोलता है कि ऐसा कोई भी चेंज जो आपके सिस्टम का एनर्जी कंटेंट कम करेगा उसे नेगेटिव साइन दो। इसलिए हम लोग वर्क डन बाय द सिस्टम को नेगेटिव साइन देते हैं, ठीक है। क्योंकि सिस्टम ने अगर काम करा है, जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ बेटा, है ना, आई हैव ऑलरेडी टेकन 2 क्लासेस इन द ऑफलाइन, अब मैं आपके लिए एक सेशन ले रहा हूँ, तो मेरी एनर्जी कंटेंट लगातार सुबह से क्या होती जा रही, कम होती जा रही। अब मुझे जाके लंच लेना पड़ेगा ताकि मेरा एनर्जी कंटेंट बढ़े। तो वर्क डन बाय द सिस्टम को हम लोग हमेशा नेगेटिव लेंगे। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, वर्क डन बाय द सिस्टम को दूसरे वर्ड्स में वो बहाने से बोल सकता है वर्क डन ऑन द सराउंडिंग। दोनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पिस्टन के अंदर वाला जो भी पार्ट होगा दैट विल बी सिस्टम, पिस्टन के बाहर क्या है, सराउंडिंग। तो वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब अगर ये गैस काम कर रही है तो गैस क्या कर रही है, सराउंडिंग को ऊपर की तरफ धक्का दे रही, पुश कर रही, तो वो ऑन द सराउंडिंग भी हो सकता है, ठीक है। अब कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि सर बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम कैसे पहचान लें। तो सीधा सीधा ध्यान रखना कि एक्सपांशन वाला वर्क, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपांशन वर्क, जहाँ पर भी फाइनल वॉल्यूम आपको ज़्यादा मिले, कौन से वॉल्यूम से, इनिशियल वॉल्यूम से, उस तरह के वर्क को आपको सीधे सीधे माइनस बोलना है। और इसलिए मैंने साइन पहले ही डाल दिया था, यहाँ देख लीजिए मैंने लिखा था एक्सपांशन वर्क, क्योंकि अब आपको साइन की चिंता नहीं करनी बेटा। अगर V2 V1 से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली आपका W नेगेटिव आएगा, और V2 V1 से छोटा होगा अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए आप फॉर्मूले में ही माइनस साइन याद रखें। और दूसरा है आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम
तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है इट विल बी पॉजिटिव। और वापस ऑन द सिस्टम का मतलब दूसरे वर्ड्स में बोले तो आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज बाय द सराउंडिंग। और अगर एक्सपेंशन वर्क को हम लोग बाय द सिस्टम बोल रहे हैं तो ऑन द सिस्टम के लिए एक तरह से कौन सा वर्क होगा, इट विल बी कॉम्प्रेशन वर्क। और कॉम्प्रेशन वर्क का मतलब है आपको फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम। हाँ, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से आप यहाँ साइन मत चेंज कर दीजिएगा बेटा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जनरल फॉर्मूला लिख दिया है, साइन अपने आप सही आ जाएगा। मान लीजिए कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस है, P बाहर लोगे, अगर कॉम्प्रेशन हो रहा होगा तो dV का इंटीग्रेशन होगा V और लिमिट डालोगे V2 माइनस V1, तो कॉम्प्रेशन में V2 छोटा होगा V1 से, V2 माइनस V1 का डिफरेंस नेगेटिव, बाहर नेगेटिव रखा है, वो नेगेटिव ऑटोमेटिकली उसे पॉजिटिव बना देगा, है ना। तो उसकी चिंता मत करिएगा। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर अस, ठीक है, हमें ये याद रखना जरूरी है। साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क, दिस इज इम्पॉर्टेंट, है ना। अब है हमारा यूनिट्स ऑफ वर्क, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूनिट अगर आपने सही नहीं रखी तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, है ना। हमें पता है वर्क इज ए फॉर्म ऑफ किसका, वर्क इज बेसिकली ए फॉर्म ऑफ क्या, एनर्जी। और अगर वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी तो इसकी यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं, इसकी यूनिट्स आपकी, है ना, जूल भी हो सकती है, कैलोरी भी हो सकती है, बट यहाँ पर एक तीसरी यूनिट भी यूज होगी, है ना। आप प्रेशर और वॉल्यूम की बात करो बेटा, नॉर्मली क्या करेगा वो कंफ्यूज करने के लिए प्रेशर आपको ATM या बार में देगा, वॉल्यूम लीटर में, तो इसलिए आपकी यूनिट ATM लीटर भी हो सकती है या फिर बार लीटर भी। अब मैं वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहा हूँ बेटा ना, क्योंकि मुझे कन्वर्जन बताना है, वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहा हूँ, से मतलब वॉल्यूम भी हो सकता है कभी ml में दे दे, कभी सेंटीमीटर क्यूब में दे दे, तो हम लोग के लीटर वाली यूनिट लिख रहे हैं। अब सबसे बड़ी यूनिट है इनमें से कौन सी आता है ना, 1 कैलोरी और जूल में अगर रिलेशन देखें तो क्या होता है, 1 कैलोरी इज अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल्स, ठीक है। क्योंकि आपको जितने भी पैरामीटर्स निकालने हैं इस फर्स्ट लॉ में वो सब एक ही यूनिट में निकालोगे, ऐसे नहीं एक अलग यूनिट में दूसरा अलग यूनिट में, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना कि 1 ATM लीटर जो होता है इट विल बी इक्वल्स टू 101.325 जूल, है ना। करा कुछ नहीं बेटा, हमने केवल ATM को पास्कल में बदला, 1 ATM इक्वल्स टू 101.325 इंटू 10 पावर 3 पास्कल, ATM को पास्कल में बदला मैंने, और लीटर को मीटर क्यूब में बदला है। लीटर को जैसे ही आप मीटर क्यूब में बदलोगे 10 पावर -3, दोनों आपके कैंसिल हो गया, इसलिए जूल में आ गया। और अगर इसकी जगह 1 बार लीटर होता तब 1 बार इक्वल्स टू 10 पावर 5 पास्कल होता है, तो ये सीधे सीधे 100 जूल होगा, ठीक है। तो ध्यान देना है ना। हाँ, ये अलग बात है कि जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं ATM लीटर को भी 100 जूल ही मानूंगा, है ना, ज़्यादा हमें टेंशन नहीं लेना है। बट बताने के लिए तो इस बेसिस पर अगर ये चारों यूनिट्स में से कोई भी यूनिट यूज हो सकती है, और इन सभी में से सबसे बड़ी यूनिट है आपकी कौन सी वाली, ठीक है ना। अगर सबसे बड़ी यूनिट बोले तो 1 ATM लीटर आपका ग्रेटर देन है किससे, 1 बार लीटर which is greater than 1 calorie and which is greater than 1 joule, ठीक है। ये भी आपको याद रखना कंपलसरी। अब देखो some important points about work। some important points about work जो आपके क्वेश्चंस को आसान करेंगे, आपकी लाइफ को आसान करेंगे। पहला पॉइंट ना, वर्क कैन बी 0 ओनली व्हेन, ये सब चीजें बेटा याद रखनी पड़ेंगी। देखिए ना, तो ही सवाल आपसे चालू होंगे। वर्क कैन बी 0 ओनली व्हेन, वर्क 2 कंडीशन में 0 होगा। योर फर्स्ट कंडीशन इज, what is your first condition, process
टेकिंग प्लेस इन क्लोज्ड, है ना। मैंने बोल दिया है कि हमारे लिए क्लोज का मतलब जब तक कुरेद के नहीं पूछे तो रिजिडी होता है। अदरवाइज ध्यान देना कि अदरवाइज ध्यान दीजिएगा कि ये कंटेनर भी अपने आप में किस तरह का बेटा क्लोज्ड है, इसमें वर्क जीरो नहीं होगा क्योंकि पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है ना। तो इस वजह से मैं क्लोज के ब्रैकेट में रिजिड जरूर लिख रहा हूँ। प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन क्लोज दैट इज रिजिड कंटेनर। अगर आपने ऐसी कोई प्रोसेस कराई जो रिजिड कंटेनर में हो रही है, रिजिड कंटेनर में होने का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब dv कितना हो गया, जीरो, और dv ही जीरो हो गया। हमारे पास वर्क के फॉर्मूले में दो ही टर्म आ रही है, तो वर्क केवल दो ही केस में जीरो हो सकता है, यहाँ तो ये जीरो हो या ये जीरो हो। dv जीरो हो सकता है व्हेन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन क्लोज्ड रिजिड कंटेनर, ठीक है। उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, dv जीरो, वर्क जीरो। अब इसकी एप्लीकेशन कैसे होंगी, देखो, या तो वो क्लोज रिजिड कंटेनर में बोल देगा या एप्लीकेशन। अगर सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है तो इसका वर्क डन प्रैक्टिकली जीरो होगा। वाई, ये एप्लीकेशन में आ गया। ये बेसिकली इट्स द पार्ट ऑफ इसका फेस चेंज, इट्स द पार्ट ऑफ इसका फेस चेंज। बट अगर एक फेस चेंज ऐसा हो रहा है जिसमें सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है, तो हमें पता है बेटा सॉलिड लिक्विड जब बदलता है वॉल्यूम में चेंज तो होता है, बट वो प्रैक्टिकली इतना कम होता है कि हम प्रैक्टिकली उसे जीरो मान सकते हैं। तो इस चैप्टर में आप खुद जब सवाल करोगे, जो मैं आपको मॉडल के फॉर्म में एक्सरसाइज दूंगा, तो आप खुद ही फील करोगे कि सॉलिड लिक्विड का वर्क डन जीरो है। दूसरा बेटा, अगर केमिकल रिएक्शन हो रही हो, कोई केमिकल रिएक्शन जिसका डेल्टा Ng जीरो हो, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहा, तो भी आप बोलोगे वर्क जीरो। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स में कोई भी चेंज नहीं है, तो आप बोलोगे इनडायरेक्टली कि उसका वर्क भी कितना होगा, आपका जीरो ही होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में जो वॉल्यूम चेंज होता है वो गैसेस के मोल्स की वजह से होता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको कंडीशन दिखा दी थी कि केमिकल रिएक्शन हमेशा किस कंडीशन पर होती है, केमिकल रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। आगे सब केसेस में दोबारा कराऊंगा, बट मेरा मानना है कि जितनी बार आप सुनोगे उतना आपको अच्छा लगेगा, उतनी चीज़ें याद होती आएंगी। और अगर कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है तो उन कंडीशंस पर वॉल्यूम जो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर डेल्टा Ng जीरो है मतलब नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, आपका जीरो हो जाएगा। तो इसलिए एक एक चीज को बेस से समझते हुए चलिए आप, ठीक है। यहाँ फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है ना, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक्सपेंशन या कंप्रेशन जो भी हो रहा हो टेक्स प्लेस अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर, अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर, और P एक्सटर्नल जीरो हो जाए, दैट इज इन वैक्यूम। जीरो एक्सटर्नल प्रेशर जीरो तक किसका होता है बेटा, वैक्यूम। और इस तरह की प्रोसेस को ही बोला जाता है कि आपका फ्री एक्सपेंशन। तो अगर क्वेश्चन में फ्री एक्सपेंशन वर्ड आ जाए, ध्यान देना उसका वर्क डन जीरो होगा। तो एक एक चीज़ को याद रखेंगे तो मैं आपकी लाइफ काफ़ी इजी बना दूंगा, आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा बढ़वा दूंगा, आपकी रैंक काफ़ी अच्छी करवा दूंगा। बट याद आपको रखना पड़ेगा, मैं केवल यहाँ खड़े होकर समझा सकता हूँ आपको। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑल दोस्त हु हैव जॉइंड माय कोर्स आर सिंसियर स्टूडेंट्स, वो मुझे डेफिनेटली फॉलो कर रहे होंगे, तो ही उन्होंने ये कोर्स आपका, ठीक है ना, देखना जरूरी समझा है, तो वो मेरी चीज़ों को जरूर फॉलो करेंगे, इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। तो ये फर्स्ट कंडीशन होता है कि वर्क जीरो केवल दो ही कंडीशन में हो सकता है, उनकी एप्लीकेशंस भी हो गई हमारा, ठीक है। दूसरा, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरा पॉइंट याद रखना होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने क्या बोला था, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, वेरिएबल, मैंने कांस्टेंट लिख दिया बाय मिस्टेक। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस में एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल होता है, इसलिए किसी रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन पूछेगा
मेजरली मैं केवल एक दो क्वेश्चन आपको, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में नहीं बेटा आपके इसमें, बट तब भी मैं आइसोथर्मल के ऊपर आपको समझाऊंगा कि अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस होगी तो उसका एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल होगा, आप उसे इंटीग्रेशन साइन के बाहर उठाने की गलती नहीं कर सकते। बट लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस का एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है इट इज़ कांस्टेंट। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वर्ड आ जाए, मैंने पहचानने का तरीका भी बताया था, तो प्रोसेस इरिवर्सिबल होगी। और इरिवर्सिबल प्रोसेस का जो वर्क डन निकाला जाएगा उसमें आप इस पी एक्सटर्नल को इंटीग्रेशन साइन के बाहर ही ले लोगे, केवल डीवी का इंटीग्रेशन बचा। तो किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला आज ही फिक्स हो जा रहा है। मैंने अभी आपसे क्या बोला बेटा, ये एक जनरल फॉर्मूला है वर्क डन का, जैसी प्रोसेस है वैसे इंटीग्रेट करो, ठीक है ना। जनरल फॉर्मूले में ही हमने बोला रिजिड कंटेनर है, वॉल्यूम कांस्टेंट, डीवी जीरो करा। हमने बोला जनरल प्रोसेस कोई भी हो, अब फ्री एक्सपेंशन जो है, फ्री एक्सपेंशन आइसोथर्मल भी हो सकता है, ठीक है ना, और एडियाबेटिक भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों का वर्क डन जीरो होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक ही फॉर्मूले में बस हम लोग उस प्रोसेस की कंडीशन डाल दें बेटा, तो आपको ऐसे ना लगे कि खूब सारे फॉर्मूले हो गए, बस एक ही फॉर्मूला है उसमें कंडीशन डाल दो, ठीक है। तीसरा, इफ प्रेशर इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा भी रहा हूँ भैया, ठीक है ना, कि हमें हर चीज़ का आइडिया रहे। मैं चाहता था एक फॉर्मूला लिख के आगे बढ़ जा सकता था, बट मैं एक एक चीज़ पूरी एक्सप्लेन करूंगा। इफ प्रेशर इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम देन देयर इज नो नीड to know about process to calculate work। सबको अभी मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में कराऊंगा बेटा, टू कैलकुलेट वर्क। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रेशर मैंने आपको एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम दे दिया है, तो आपको नो नीड टू नो अबाउट प्रोसेस टू कैलकुलेट वर्क, क्योंकि आपका तो जनरल फार्मूला फिक्स है बेटा। व्हाट इज जनरल फार्मूला? माइनस ऑफ पी इंटू डी बी, है ना। अब बार बार पी एक्सटर्नल लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें जो इंटीग्रेट करना है बेटा वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, है ना। हमने तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट था इसलिए इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लिया, ऊपर देखो मैंने अभी बाहर नहीं लिया है। बट अगर वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आपका फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज भी होता है, मैं उम्मीद करता हूँ आता होगा। इंटीग्रेट करने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सिंस इंटीग्रेशन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है तो आपको पूरी इक्वेशन को वॉल्यूम के फॉर्म में ही लाना पड़ेगा, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स जब भी करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ी सी मेडिकल वालों को भी बताई जाती है, बट वो फिजिक्स वाले बताते हैं, केमिस्ट्री वाले नहीं। तो उस बेसिक मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स सिखाया जाता है, और इसे इंटीग्रेट करने से पहले वाई को एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखना पड़ता है, तभी इंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आपको प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम दे दिया है, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में बताऊंगा, तो बस आप उसको एफ ऑफ पी इंटू डी वी रख दो और इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड केस आपका। फोर्थ केस, अब मैं आगे बढ़ूँ तो आप कोई एक चीज़ हटा देते हैं, अगर मान लीजिए यहीं हटा देते हैं। हालांकि मैंने जो क्वेश्चन देखे लास्ट ईयर के आपके नीट के, उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, बट तब भी मैं बताना जरूरी समझूंगा कि फोर्थ पॉइंट है कि एरिया अंडर द कर्व area under the curve in PV graph, area under the curve in PV graph denotes work done, but इसमें केयरफुल रहना, with projection on B axis। क्या मीनिंग है समझा रहा हूँ, ठीक। पहले लिखवा देता हूँ, एरिया अंडर द कर्व इन पीवी ग्राफ डिनोट्स वर्क डन। तो ये चारों कंडीशंस को ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं इसको दो केसेस में समझाता हूँ बेटा, और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेंगे। मान लीजिए मैंने आपको, है ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने कोई भी क्वेश्चन आपका
नहीं देखा है ग्राफिकल वगैरह जो आपसे पूछा गया हो, बट मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया तो दूंगा बेटा, क्योंकि हम वर्क ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। हमें बोला गया है कि हमारा सिस्टम जो है वो इस प्रेशर P1 पर वॉल्यूम V1 से लेकर V2 तक जा रहा है। आपसे कह रहा है इस प्रोसेस का वर्क डन बनाओ, डायग्राम देके बोल रहा है वर्क डन बताओ। तो मैंने अभी आपसे एक ही रिक्वेस्ट करी बेटा कि वर्क का जनरल फार्मूला -P dV सभी याद रखना। तो इट इज W इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 P dV। अब आपको क्या दिख रहा है बेटा इस क्वेश्चन में, है ना, हमें दिख रहा है कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और कितना है वो प्रेशर आपका P1। ग्राफिकल क्वेश्चन में ग्राफ से रीड करना पड़ेगा, तो हमने इस P1 को इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ dV, V1 से लेकर V2, dV का इंटीग्रेशन क्या हो गया V, तो आपका जो वर्क बना वो -P1, dV का इंटीग्रेशन V, मैं उम्मीद करता हूँ आता होगा सभी को, ठीक है ना। और भले तब भी मैं लिख देता हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ D इज V, और उसमें आप लिमिट डालोगे बेटा तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1, ठीक है। अब ये आपका वर्क आ गया, तो अब हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं। अगर मैं चौथा पॉइंट याद रख लूँ, ये तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि एरिया अंडर द कर्व इन PV ग्राफ डिनोट्स वर्क डन। आप देख लो कि अब ये जो है बेटा विथ प्रोजेक्शन ऑन किस पर, y एक्सिस, मैंने y एक्सिस पर मतलब v एक्सिस, ये v एक्सिस पर प्रोजेक्शन दिया, ये इसका मीनिंग समझना प्रोजेक्शन का, ठीक। जैसे आपने इसको बनाया, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग कि आपको एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है और ये उसका एरिया है, आपको एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है और ये उसका एरिया। अब रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं बेटा, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हो बताओ मुझे। इतना तो सभी को आता होगा, है ना, इतना तो मेरे सभी स्टूडेंट्स को आता होगा, मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स को आता ही होगा पक्का। इट इज लेंथ इनटू, है ना, विड्थ, ठीक है। तो लेंथ आपकी, आप किसी को भी लेंथ मान लो, किसी को भी विड्थ मान लो मैं इससे लेंथ मान रहा हूँ, तो लेंथ कैसे निकालोगे बेटा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट P1 है, तो ये डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी होगी P1। अभी अननोन में कर रहे हैं, बाद में न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। विड्थ कैसे निकाला बेटा, यहाँ से लेकर लेंथ के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाली, विड्थ के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाली, क्योंकि हमारे लिए तो रेक्टेंगल ये बना है। तो ये विड्थ कितनी होगी, मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू से समझाऊं तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि मैंने बोला ये 5 है और ये 10 है, तो आप क्या करोगे, ये विड्थ निकालने के लिए 10 में से 5 माइनस करोगे, अननोन में भी वही है V2 माइनस V1। तो अब देखो बजाय इंटीग्रेट करने के ये मुझे लेंथ पता पड़ी रही है, ग्राफ से देखकर ये मुझे विड्थ पता पड़ गई, तो मैं क्यों इंटीग्रेट करके टाइम खोटी करूंगा। अब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन में सीधे लेंथ इंटू विड्थ को मल्टीप्लाई करूंगा और साथ में डाल दूंगा कौन सा साइन, नेगेटिव। क्यों सर, साइन कैसे पता पड़ेगा, चलो एरिया साइन भी तो बेटा दिख रहा है, आपका सिस्टम कहाँ से कहाँ की तरफ मूव कर रहा है, आगे की तरफ। आगे की तरफ जाने का मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन वाला वर्क हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसलिए आपको साइन माइनस डाल देना, ठीक है। अब इसी का देखो दूसरा एक्सप्लेनेशन, अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपका सिस्टम इस तरह का एक साइक्लिक प्रोसेस फॉलो कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ का प्रेशर है P1, यहाँ का प्रेशर है P2, यहाँ का वॉल्यूम है V1, यहाँ का वॉल्यूम है V2। वो पॉइंट A से पॉइंट B गया, B से C गया, C से D गया, D से A गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे चारों प्रोसेस का अलग अलग वर्क डन बताओ, फिर W टोटल बताओ, सब कुछ करो, ठीक है ना। तो हम क्या करें बेटा, अब उसी को ऊपर वाले का एक्सटेंशन हो गया, पहले AB का वर्क निकालो। तो AB का वर्क क्या है, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, वापस कांस्टेंट प्रेशर पर है, तो माइनस ऑफ P1, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ जा रहा है, V1 से V2, तो इट इज माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1। फिर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, होपफुली आ गया होगा समझ में। प्रेशर कांस्टेंट था बेटा, इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकला, सीधे dV का इंटीग्रेशन V2 माइनस V1। अभी एरिया से भी लिंक करा रहा हूँ, पहले फॉर्मूले से कर रहा हूँ। अब BC का वर्क डन, BC को देखें, AB कौन सी प्रोसेस हो गई, अगर नाम भी पूछे तो
ए बी कौन सी प्रोसेस हो गई बेटा, आइसोबैरिक, क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। डी सी कौन सी प्रोसेस हो गई, डी सी आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक है तो डी वी हो गया 0, तो आपको बी सी का वर्क डन निकालने की जरूरत ही नहीं, सीधे 0 करो। अब सी डी की बात करें तो डब्ल्यू सी डी कितना है, फिर से ये प्रोसेस किस कंडीशन पर हो रही, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक ना। कितना है प्रेशर आपका, माइनस साइन पहले से पड़ा हुआ था, प्रेशर कांस्टेंट P2 मैंने बाहर लिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ dV तो V ही रहेगा, वॉल्यूम कहाँ से कहा जा रहा है, V2 से V1, मतलब अब फाइनल वॉल्यूम V1 है, तो ये लिमिट सही रखिएगा बेटा, V1 माइनस V2, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे बोला था कॉम्प्रेशन वाला वर्क खुद ही पॉजिटिव आएगा। ये कॉम्प्रेशन हो रहा है, सिस्टम V2 से V1 की तरफ जा रहा है, मतलब कॉम्प्रेशन, और कॉम्प्रेशन हो रहा है तो V1 माइनस V2 का डिफरेंस नेगेटिव होगा, नेगेटिव ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगा। एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ DA, तो मैं DA का वर्क पूछूंगा तो 0, वाई 0, अगेन DA इज कौन सी प्रोसेस, आइसोकोरिक। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे टोटल वर्क बताओ, तो टोटल वर्क का मतलब क्या होता है, ए बी का वर्क अलग, बी सी का वर्क अलग, सी डी का वर्क अलग, और डी ए का वर्क अलग, जो निकाला है उनको ऐड कर दो। तो अगर मैं ऐड करता हूं तो माइनस ऑफ V1 इंटू V2 माइनस V1 प्लस 0 है ना, प्लस माइनस ऑफ P2 इंटू V1 माइनस V2 प्लस 0। अब देखो, ठीक है ना, मैंने क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया है, इसको भी मैंने V2 माइनस V1 कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ मैंने V2 माइनस V1 कर दिया, ठीक है। और अब बचा क्या बेटा, माइनस भी कॉम, इसको V2 माइनस V1 कर दिया होगा तो ये प्लस P2 हो गया, ठीक है, माइनस P1 प्लस P2, मैंने फिर से कॉमन ले लिया माइनस, तो ये मेरा टोटल वर्क डन हो गया माइनस ऑफ P1 माइनस P2 इंटू V2 माइनस V1, है ना। अब अगर एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, तो क्या इस तरह से चारों पार्ट करने पड़ेंगे, नहीं, ये तो जस्ट एक बार तुम्हें की कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने बता दिया है आपको। देखो ए बी का वर्क डन वही था बेटा, ये पूरा ए बी का वर्क डन होगा नीचे तक, पूरा रेक्टेंगल बनेगा P1 से, जिसकी हाइट लेंथ होगी और V2 माइनस V1 विड्थ होगी। अब अगर मैं P2 वाला वर्क डन पूछूं आपसे, ठीक है, तो P2 वाला वर्क कौन सा होगा, उसके लिए लेंथ है आपका P2, विड्थ तो सेम ही है, ये नीचे वाला वर्क है P2 वाला, है ना, इस लाइन के नीचे वाला वर्क ध्यान देना, ये P2 है, और इस लाइन के नीचे वाला वर्क ये P1 वाला वर्क है। तो एक्चुअली इस टोटल एरिया में से ये एरिया माइनस हो गया, आपके लिए जो नेट वर्क बचा वो कौन सा वाला है, केवल ये रेक्टेंगल के जो अंदर वाला है। आई होप एक एक चीज क्लियर हो रही होगी। अब रेक्टेंगल के अंदर वाला वर्क, तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आप केवल रेक्टेंगल का एरिया चाहते हो तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट की विड्थ में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ले लो, ये इसकी लेंथ हो गई, कितनी है डिस्टेंस, P1 माइनस P2, और आप इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ले लो, ये इसकी विड्थ हो गई, कितनी है, V2 माइनस V1। और साइन कैसे देंगे, तो साइन का भी रूल है बेटा, अगर आपका साइकिल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हो, ये हमारा साइकिल मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो पहचानते हो ना, क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, अगर जैसे घड़ी की सुइयां चलती क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हो तो आप बोलोगे वर्क डन, क्योंकि हमारा देखो नेगेटिव आ रहा है, अभी अपने आप आया है, और इसी को अब हम लोग जनरल रूल बनाएंगे कि अगर हमारा साइकिल, ठीक है, इसको जनरल रूल बनाएंगे कि बस एरिया निकालो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो आप इसे पॉजिटिव साइन दे देना। और साइक्लिक प्रोसेस, आप देखो यहीं से क्वेश्चन चालू, ये सब क्वेश्चन ही होता है ना। साइक्लिक प्रोसेस हो गई, साइक्लिक प्रोसेस का व्हाट इज डेल्टा यू ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा यू हमेशा 0 होता है, ठीक है ना। और फ्लॉट मैंने फॉर्मूला तो ऑलरेडी बता दिया, पहले मैं चारों क्वांटिटीज बताऊंगा, फिर फ्लॉट का स्टेटमेंट भी लिखेंगे, बट फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि इसमें कई चीज़ें बेटा इंटरलिंक्ड है ना, दोनों सब एक ही फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब कौन किसे पहले पढ़ाता है कौन बाद में, मेरी जो स्टाइल है मैं अपनी एक वर्क देन हीट देन इंटरनल एनर्जी में आता हूँ, बट फ्लॉट को मैं बीच बीच में बोलते रहता हूँ। फ्लॉट था डेल्टा यू इक्वल्स टू व्हाट, Q प्लस W,
और अगर साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा यू जीरो है, क्यों है जीरो? क्योंकि यू इज ए स्टेट फंक्शन, डेल्टा यू को जीरो करा तो आपका क्यू किसके बराबर हो गया? माइनस डब्ल्यू। मतलब अगर मैं आपको केवल एक साइक्लिक प्रोसेस पीवी ग्राफ में दे दूं, ध्यान देना केवल पीवी ग्राफ, क्यों? क्योंकि हम लोग केवल पीवी वर्क को ही कंसीडर कर रहे हैं, प्रोजेक्शन हमेशा वॉल्यूम एक्सिस, तो क्यू आपका माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा। मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस के मैं चारों पैरामीटर्स आपसे पूछ सकता हूँ, 6 पैरामीटर्स। तो साइक्लिक प्रोसेस का हमेशा डेल यू भी जीरो, डेल जी जीरो, डेल एस जीरो, डेल्टा यू जीरो और क्यू हमेशा माइनस डब्ल्यू के बराबर। किल डब्ल्यू निकालेंगे और वो भी मैंने आपको एक सिंपल तरीका बता दिया, बस एरिया अंडर द कर्व से डब्ल्यू निकालो। अगर साइकिल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हो तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हो तो पॉजिटिव, और फिर क्यू को उसी का माइनस कर दो। मतलब अगर आपका वर्क -50 आ रहा है तो आप क्यू को +50 कर दो। इतने से काम से आपका 6 पैरामीटर साइक्लिक प्रोसेस के लिए एटलीस्ट हमने आज ही निकालना सीख लिया है। तो दैट इज द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ वर्क की वर्क आखिर होता क्या है और थर्मोडायनेमिक्स में वर्क कैसे निकाला जाएगा। अलग अलग प्रोसेस का वर्क डन होगा तो अलग अलग बेटा, बट वो निकलेगा हमेशा एक जनरल फॉर्मूले से, माइनस इंटीग्रेशन V1 से V2 P एक्सटर्नल इंटू dV से। चलिए, सो ये तो मैंने आइडिया दे दिया बेटा। लेट अस डू सम क्वेश्चंस ताकि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आइडिया मिल जाएगा, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। तो हम 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन वर्क के यहीं पे कर लेते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट वर्क इन जूल फॉर द फॉलोइंग। सीधे मैं जूल में यूनिट मैंने फिक्स कर दिया था, है ना। कैलकुलेट वर्क इन जूल, क्योंकि थ्योरी विदाउट इलस्ट्रेशन हैज नो मीनिंग, थ्योरी के साथ प्रॉपर इलस्ट्रेशन भी होनी चाहिए हमारा। हमसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट वर्क W फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, इन जूल कंडीशन दे दी है ताकि आपको मैं यूनिट कन्वर्जन भी सिखा सकूं। ठीक है, पहला जेसीबी प्रोसेस है, मैंने ग्राफिकल डायग्राम दे दिया है आपको। आप A से B की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना। मैंने दे दिया है, ये है आपका 20, ये 30 है और ये है आपका 130। मैंने बोला है वॉल्यूम लीटर में है और प्रेशर बाहर में। तो आई होप कि अब मैंने समझा दिया। तो अब हमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता बेटा ना, सीधे क्या करेंगे, 20 वाई एक्सिस में तो सीधे 20, एक्स एक्सिस में दोनों का डिफरेंस लो 100। ओके, और साथ में आपका क्या करोगे, एक्सपेंशन हो रहा है, कौन सा साइन डाल दोगे, माइनस। अब ये -20 × 100, बट ये ध्यान देना इट इज इन बार लीटर। तो हमने तो बोला है कि जूल में बताओ, है ना। इनफैक्ट चलो किलो जूल कर देते हैं, किलो जूल। तो आप क्या करोगे बेटा, माइनस ये तो हो गया 2000, बार लीटर को जूल में बदलने के लिए भी 100 से और मल्टीप्लाई करोगे, ये हुआ जूल। और किलो जूल में बदलने के लिए आप 3 जीरो हटा दो तो आप बोलोगे -200 किलो जूल। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वर्क कैलकुलेट करना। हाँ, ग्राफिकल कोई क्वेश्चन है नहीं आपको इसमें, बट मैं तो बताऊंगा बेटा, है ना। 10-15 मिनट भले ज़्यादा लगे, हमारे कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर हो जाए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब देखो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, आइसोबैरिक। मतलब इनडायरेक्टली मैंने आपको आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क डन निकालना सिखा दिया है। यही है आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क डन, हमेशा उसका अगर ग्राफ दिया है तो एरिया अंडर द कर्व होगा, और अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो इट इज -P डेल्टा V। ये एक प्रोसेस का वर्क डन, हमें 4 प्रोसेस का वर्क डन निकालना सीखना है। और फिर फेस चेंज और केमिकल रिएक्शन, मतलब टोटल 6 चीजें हो गई। ठीक है, तो ये रहा आइसोबैरिक का वर्क डन खत्म। अब अगर मैं आपसे अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ P वर्सेस V, है ना, मैंने इस तरह से दे दिया। अब ये 20 है, ये 120 है, ये 30 है। आप पॉइंट A से B की तरफ जा रहे हो और एरो ऐसा दिया, ये तो डैश डैश है बेटा, मार्किंग शो करने के लिए। अब मैं बोले इसका वर्क डन बताओ, तो अब ये कौन सी प्रोसेस है बेटा, तो मैंने इस प्रोसेस का भी वर्क डन आपको निकालना सिखा दिया। ये कौन सी प्रोसेस हो गई, आइसोकोरिक।
और आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन 0 है। तो ध्यान देना कि इस तरीके से आपको वर्क निकालना सीखते आ जाना चाहिए। ये आपका वर्क डन निकालने के हमारे फॉर्मूले बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें मैं वर्क डन की ही बात कर रहा हूँ आपसे। मान लीजिए मैं थर्ड केस दे रहा हूँ कि गैस इज एक्सपेंडिंग gas is expanding against a pressure P equals to 2V और प्रेशर बोला है बार में फ्रॉम 10 लीटर टू 30 लीटर। अगला क्वेश्चन में इस तरह से दे दिया कि इस प्रोसेस का वर्क निकालो। अ गैस इज एक्सपेंडिंग अगेंस्ट अ प्रेशर P इक्वल्स टू 2V, यहाँ पे प्रेशर बार में है आपको, ठीक है ना, फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर टू 30 लीटर। अब किसी स्टूडेंट को डाउट हो सकता है कि सर ये तो V तो वॉल्यूम है, फिर प्रेशर कैसे बार में हो जाएगा? कांस्टेंट इसकी यूनिट होगी बेटा, है ना, हमें उससे कोई लेना देना था ना, उसकी चिंता मत करना। तो अब आपको क्या मैंने क्या बोला, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ वर्क डन? आपके वर्क डन का जनरल फार्मूला है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी। तो एक बेसिक फार्मूला याद रखते ही खत्म। पी की जगह देखो क्या लिखा है आपका थर्ड पॉइंट, है ना, इफ प्रेशर इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम देन देयर इज नो नीड टू नो अबाउट प्रोसेस टू कैलकुलेट वर्क। ठीक है, प्रोसेस की जरूरत ही नहीं। इसमें तो साफ दिख रहा था आइसोबैरिक प्रोसेस, इसमें दिख रहा था आइसोकोरिक प्रोसेस। अभी मैं आइसोथर्मल एडियाबेटिक को यहाँ शामिल नहीं कर रहा हूँ, वो जब हम लोग प्रोसेस करेंगे तभी बताऊंगा। इसमें सीधे ये रखा बेटा, अब इंटीग्रेट करूँ 10 से लेकर कहाँ तक 30 तक। अब मुझे उम्मीद है VdV का भी इंटीग्रेशन आता होगा, इट इज V²/2, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 बाहर लिएगा, VdV का इंटीग्रेशन है V²/2, लिमिट 10 से लेकर 30 तक, ये 2 कैंसिल, अब माइनस तो बाहर 30 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब 30 का स्क्वायर 900 माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस का 800, बट ये बार लीटर में है, मैंने ऊपर लिख दिया जूल में, तो किलो जूल में 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इनफैक्ट आप सीधे 0.1 से ही कर दो किलो जूल। 1 बार लीटर इक्वल्स टू 100 जूल है, तो 0.1 किलो जूल कर दें, तो हमारा वर्क डन कितना हो गया, तो माइनस का 80 किलो जूल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा ना, वो समझ में आ रहा होगा। अब ये जो क्वेश्चन मैंने ग्राफिकली दिया है, मैं इसको शब्दों में भी दे सकता था बेटा कि गैस इज एक्सपैंडिंग फ्रॉम 30 लीटर टू 130 लीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 20 बार, तो ये वर्क डन ऐसे निकलता, ठीक है। गैस इज changing its pressure from 20 to 120 in a closed rigid container of volume 30। closed rigid container बोलते ही वर्क 0 हो गया। तो हमें इन पैरामीटर्स को निकालना ढंग से, एक एक पैरामीटर को आना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन में आपको साइक्लिक प्रोसेस को भी बता दे रहा हूँ। कैलकुलेट, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट Q, W, del U, del H, del G, del S for the following, ठीक है, for the following। पहला जैसे मैंने आपको दे दिया है ना, E वर्सेस V का मैंने आपको एक डायग्राम दिया है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है, और मैंने आपको शो कर दिया है, ये 20 है, ये 120 है, ये 30 है, ये 130 है, ठीक है। प्रेशर अब पास्कल में ही है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, थोड़ा थोड़ा ध्यान यूनिट का भी रखना। और आप ABCD है ना, A से B, B से C से D, D से A जा रहा है। मान लो पहला क्वेश्चन मैंने ये दिया है और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको आज की क्लास का दे रहा हूँ ताकि हम वर्क में पहले परफेक्ट हो जाए। अगला मैंने दिया है आपको एक ट्रायंगल, है ना, इसमें आप A से B और B से C की तरफ जा रहे हो। ये है 20, ये है आपका 50,
ये है 10, ये है 20 पास्कल और मीटर क्यूब, ये फिक्स है हमारा। ठीक, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने आपसे सभी पैरामीटर्स पूछ लिए। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि ये 4 पैरामीटर यहाँ तक, इन्हें तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों प्रोसेसेस आपको डायग्राम में किस तरह की नजर आ रही। साइक्लिक प्रोसेस के लिए सब पैरामीटर 0, आप बोलोगे del U भी 0, del H भी 0, del G भी 0, del S भी 0। चालू हो गए हमारे क्वेश्चन। तो इसलिए मेरे को पता है कि बस क्वांटिटीज आते ही मैं क्वेश्चन चालू कर देता हूँ, है ना। शुरू में मैं 2-2.5 घंटे पहले थ्योरी समझा देता हूँ, अब सीधे मैं क्वांटिटी समझाऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा। तब मेजरली हमें आइडियल गैस और केमिकल रिएक्शन में बता दिया, उनके ऊपर लगाएंगे, मस्त मजे आ जाएंगे। जो क्वेश्चन आए हम लोग इजीली सॉल्व कर देंगे हर क्वेश्चन को, और मार्क्स उठाएंगे, रैंक उठाएंगे। ठीक, तो अब बाकी के लिए बात करें बेटा, तो अगर पीवी ग्राफ में एक साइक्लिक कर्व आ जाए तो क्या रूल बोला था, हमेशा एरिया अंडर द कर्व, और आपको कभी भी टिपिकल एरिया नहीं देगा बेटा, है ना। मैं जब जेई के लिए पढ़ाता हूँ तो मैं खुद टेढ़े मेढ़े एग्जाम्पल्स लेता हूँ। अभी मैं कई सिंपल ही एग्जाम्पल्स लेता हूँ, क्योंकि आपके नीट में तो मैंने एक भी क्वेश्चन देखा ही नहीं ग्राफिकल, बट मैं चाहता हूँ कि रफ आइडिया तो रहे हमारा। ठीक है, तो अब इसमें बस ये एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया किसका होता है, एक रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल की लेंथ निकालो, हमेशा दोनों के बीच का डिफरेंस दिया जाता है ना, तो 130 - 30 लेंथ होगी कितना, 100। विड्थ निकालो बेटा, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, ये भी 100। यूनिट दोनों MK से, तो ये ऑटोमेटिकली जूल में आएगा। और अब साइन कैसे डालें सर, ठीक है ना, तो साइन कैसे डालोगे, देख लो साइकिल किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरीके से, तो ये क्या हो गया आपका क्लॉकवाइज, ठीक है, इसलिए माइनस। तो आप बोलोगे W में किलो जूल में लिख दे रहा हूँ कि हमारा इस प्रोसेस का वर्क हो गया -10 किलो जूल, और इसलिए Q बोलेंगे हम लोग +10 किलो जूल। कहाँ से बोला बेटा, प्लॉट से। लिख मैंने एक पॉइंट दिया है आपको। अब अगले में बात करें, अगले में क्या नजर आ रहा है, एक आपको रेक्टेंगल नहीं, अब एक ट्रायंगल नजर आ रहा है। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट, अगर किसी को न पता हो तो। ट्रायंगल का एरिया निकाला जाता है हाफ बेस इंटू हाइट से, तो हाफ बेस, इसे बेस ले लो, ये बेस है आपका कितना 30, है ना, 50 में से 20 माइनस करा है, ये हाइट है आपका, ठीक है, कितना 10, और ये 20, दोनों का डिफरेंस 10। अब बचा क्या बेटा, साइन। साइकिल किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ रहा होगा ना, ये यूं जा रहा है बेटा, जबकि ये क्या है, ये यूं जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका प्लस रहेगा। तो ये हो गया हमारा 5, मतलब हम लोग बोलेंगे प्लस का 150 जूल, और अगर W प्लस का 150 जूल है तो Q हो जाएगा माइनस का 150 जूल। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हमने केवल एक ही थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, बाकी उसको हमने पूरा निचोड़ निकाल डाला कि वर्क अब दुनिया की किसी प्रोसेस के लिए आपसे पूछे, मैं फॉर्मूले भले लिखवा दूंगा, जैसे आइसोबैरिक में लिखवा दूंगा, ये आइसोकोरिक में लिखवा दूंगा, ये आइसोथर्मल का लिखवाऊंगा, केमिकल रिएक्शंस का, बट ओवरऑल वर्क हमारा यहीं पर आपका कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है। अब केवल आपको माइनस इंटीग्रेशन PdV को लगा के दुनिया की किसी भी प्रोसेस का वर्क डन आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग नए थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, हीट, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पीज पर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का सेशन में यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा आसानी हो और आप अगले क्लास में अगले पैरामीटर्स को ढंग से समझ सकें। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय।